In today's lesson, I will explain the first year chemistry 2023 paper 1 which contain 50 MCQs और ये पेपर आखन एग्जामिनेशन बोर्ड का पेपर है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्टोइचोमेट्री से रिलेटेड है। द गिवन केमिकल इक्वेशन shows a reaction of chlorine with cold dilute solution of sodium hydroxide और ये एक हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन दी हुई है। How many grams of sodium hydroxide will be used to synthesize 6 mole of sodium chlorate? तो जब कभी स्टेचियोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो हमें अपने बस सबसे पहली जो चीज़ क्वेश्चन से ढूंढनी होती है वो हमारा जो गिवन और रिक्वायर्ड चाहिए होता है। तो यहाँ ऑलरेडी हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड है और गिवन यूज टू सिंथेसाइज 6 मोल ऑफ सोडियम क्लोरेट ये हमारा गिवन है। और इन्हीं दोनों के दरमियान हम रेशो का मेथड अप्लाई करके जो भी है कैलकुलेशंस करते हैं। तो फिलहाल हमारा जो गिवन है वो मोल्स में दिया हुआ है। तो सबसे आसान बात यही है कि आपका गिवन स्टेचोमेट्री में मोल्स में दिया हुआ, क्योंकि हमें बैलेंस इक्वेशन जो शो कर रही है वो मोल्स शो कर रही है। वो कैसे? अच्छा, पहली चीज़ तो ये मैं यहाँ लिखूंगा कि हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड और गिवन है इसके दरमियान मोल रेशो लगाने से पहले मैं लिखूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का रेशो लग रहा है, मोल रेशो लग रहा है सोडियम क्लोरेट के साथ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें के मोल्स कितने नजर आ रहे हैं? 2। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा और सोडियम क्लोरेट के जो मोल्स हैं वो 1 मोल है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन में मतलब गिवन जो क्वेश्चन की गिवन वैल्यू है वो कितने मोल है? 6 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ मैं 6 लिख दूंगा। लेकिन चूंकि ये वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट से थी, 6 के रिस्पेक्ट से क्या होगी उसको मैं सपोज कर लूंगा x, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली x इक्वल टू में बस 12 आ जाएगा। अब ये जो 12 मोल्स आए हैं ये मोल्स किसके आए हैं? NaOH के। तो क्या हमारी कैलकुलेशन मुकम्मल हो गई? लेकिन इन्होंने हमसे हाउ मेनी ग्राम्स पूछा है। तो याद रहे कि अगर मुझे मोल्स गिवन हो तो मोल्स को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मास आ जाता है। मास कैलकुलेट का सिंपल सा फॉर्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, जिसका सिंबल MR होता है। और मोल्स हमारे पास 12 है और हमें मोलर मास चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास क्या होगा? 23 प्लस 16 प्लस 1। इन सब के एटॉमिक मासेस को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 40 आता है। तो 40 आ गया। अब इस 40 को बस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आता है और वो आता है 480। तो इस रिस्पेक्ट से 480 ग्राम्स आएगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स इन 4.8 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ हीलियम। अच्छा, यहाँ भी हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। रिक्वायर्ड हमारा मोल्स है, गिवन हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ एटम्स का या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी, वो जनरली होता है, लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन टर्म ऑफ मोल। जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है उसकी डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ, 6.023 एक्सपोनेंट 23। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और इससे अपने मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले नंबर ऑफ एटम्स हमारी कितने हैं? 4.8 एक्सपोनेंट 24। और मोल्स हमें मालूम करने हैं। मोल का सिंबल जो होता है वो स्मॉल n होता है। और यहाँ पर ये 6.023 एक्सपोनेंट 23 की वैल्यू यही रहेगी। अच्छा, ये वैल्यू n से मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके इससे डिवाइड होगी। चूंकि हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है तो हम डायरेक्टली 4.8 एक्सपोनेंट 24 को जब डिवाइड करेंगे 6.023 एक्सपोनेंट 23 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7.97। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इन। अच्छा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फॉर्मूला है। इसमें अगर हम देखें तो पहली बात इसका थोड़ा सा फॉर्मूला मैं इस तरह से कि ये ब्रैकेट अगर ओपन कर देता हूँ तो हमारे कार्बन एटम कितने हो जाएंगे? 2 और हाइड्रोजन
6 हो जाएंगे। उसके बाद भी एक कार्बन एटम है, फिर ऑक्सीजन है। क्योंकि परसेंटेज मालूम करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन पता होने चाहिए। तो परसेंट ऑफ कार्बन निकालने के लिए ऊपर टोटल कार्बन कितने 3 मल्टीप्लाई होगा कार्बन के मोल एटॉमिक मास से, जो कि 12 है। अच्छा, नीचे टोटल मास आएगा इस एलिमेंट का, सॉरी इस कंपाउंड का। तो नीचे भी मैं इसका मास कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3 × 12, ये टोटल मास हो गया कार्बन का। फिर प्लस करूंगा टोटल मास हमारा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 6 है इसमें, तो 6 ही आ जाएगा प्लस, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक ही मास होता है, तो 6 हाइड्रोजन का 6 मास होगा, 6 मास होगा सॉरी। और आखिर में इसके अंदर एक और मास ऐड होगा ऑक्सीजन का, जो कि 16 है। अच्छा, अब ये जो रेशियो है, अब इस रेशियो को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरा सिर्फ एक फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज मालूम करनी है। तो इस रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंट ऑफ कार्बन हमारा आता है 62.1। मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का, वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कंपाउंड है द मोलिकुलर मास ऑफ 110.15 ग्राम मोल इनवर्स एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें दिया हुआ है C3H3O। इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी। अच्छा, अब हमें क्या है कि हमें एक मॉलिक्यूलर मास दिया गया है और एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया गया है, और हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए, और उससे एक छोटा सा होल नंबर n जो है वो मल्टीप्लाई होता है। और n कैसे कैलकुलेट होता है? ये n कैलकुलेट होता है कि हमें मोलर मास चाहिए या मॉलिक्यूलर मास चाहिए, और नीचे हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। तो क्या हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है? यस, हमें मॉलिक्यूलर मास 110.15 दिया हुआ है, तो 110.15 को हम एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है। तो इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो हम लिखेंगे 3 × 12 प्लस 3 हाइड्रोजन है प्लस एक ऑक्सीजन है, तो उसका मास 16 होगा। तो जब मैं इसको पूरा कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो नंबर ऑफ एन आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या है, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ C3H3O। तो जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा C3 से, तो ये हो जाएगा C6H3 से, तो H6O हमारा एक ही है, तो O2 हो जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट से जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है वो बी बनता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन। अच्छा, ये हमें एक कंपाउंड दिया गया है, जिसके अंदर हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। इसमें कॉपर के साथ NH3 अटैच है, और अगर हम देखें तो NH3 एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है जिसका ओवरऑल चार्ज 0 होता है। तो ओवरऑल चार्ज 0 होता है, और फिर अगर हम ये देखें कि इसमें 3 हाइड्रोजन है, और कंपेरेटिवली हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, या कहना चाहिए कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से कम है, तो इस पे +1 चार्ज होना चाहिए। और लेकिन चूंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है तो टोटल चार्ज +3 हो जाएगा। उस +3 को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के पास कितना चार्ज होना चाहिए? -3। तो फिर जाके हमारा टोटल चार्ज जो है वो 0 बनेगा। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, वो -3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रिडॉक्स बैलेंसिंग से है। द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड KMnO4 इज इन एन एसिडिक मीडियम गिव्स द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस। हमें ऑलरेडी इन्होंने दो हाफ रिएक्शन सेपरेट करके दे दिए हैं, ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन भी दे दिया, रिडक्शन का MnO4। अच्छा, व्हाट शुड बी एडेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन टू बैलेंस द रिडक्शन हाफ रिएक्शन? अच्छा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज को बैलेंस करना है, और हमें सिर्फ ये बताना है कि हम इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या ऐड करेंगे।
अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें कि ये हमारा Mn जो है ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है। तो राइट हैंड साइड पे हमें ऑक्सीजन ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, वो हम कैसे ऐड करते हैं? फॉर एसिडिक मीडियम हम 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब हम वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हमारी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास अब हाइड्रोजन कम है ही नहीं। जबकि यहाँ पर 4 to the 8 हो गए, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम एसिडिक मीडियम में H+ आयन ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 8 H+ आयन ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों एटम्स की फॉर्म में तो एडिशन हो गई, लेकिन फिर हमें एक और काम भी करना पड़ता है, हमें चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर टोटल +2 चार्ज है और ये 0 चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज जो राइट हैंड साइड पे है वो +2 है। लेफ्ट हैंड साइड पे 8 प्रोटॉन यानी कि 8 H+ होने की वजह से 8+ चार्ज है, +8, और MnO4 पे -1 चार्ज है, तो 8+-1 जो ओवरऑल चार्ज बनता है वो +7 है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज हमारा +7 है, राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज हमारा +2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करने होंगे। तो अगर मैं यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इलेक्ट्रिकली चार्ज के रिस्पेक्ट से भी बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसने ये पूछा था कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या ऐड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने 8 प्रोटॉन और +5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है। और राइट हैंड साइड पे हमने क्या ऐड किया था? 4H2O, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेली लाइफ केमिकल रिएक्शन डज नॉट एग्जेम्पलीफाई अ redox रिएक्शन? ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन जो डेली लाइफ का है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब अगर हम बात करें, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए में इसने हमसे कहा है फोटोसिंथेसिस ऑफ इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हो क्या रहा होता है कि बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली ये कहूँ कि वो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहा होता है ऑक्सीजन में। मैं बहुत शॉर्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, और वो भी कि हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 है, और ये कंबाइंड स्टेट में है, और ये फ्री स्टेट में आगे इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 हो रही है, तो ये तो ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके अलावा जो ऑप्शन बी है, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब लेट सपोज हमारा फॉसिल फ्यूल हमारा है CH4, इसकी अगर कंबस्शन होती है तो हमारे पास CO2 बनता है। अब अगर आप इसमें देखें, इसमें ऑक्सीजन फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जा रही है, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी चेंज हो रही है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड इन स्टमक। तो अगर हमें एसिड बेस रिएक्शन याद हो, तो एसिड बेस रिएक्शन में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। तो इसको फिलहाल मैं टिक लगा देता हूँ, डीवी चेक कर लेते हैं। ओके, डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, जब डीकम्पोजिशन होती है तो उसमें भी बहुत सारे कंबाइंड स्टेट से फ्री स्टेट में जाते हैं, तो यकीनन उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती होगी। तो सिर्फ सी ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ voltaic cell that uses the Ag ion and Sn+2 ion half cell reaction is। अच्छा, हमें यहाँ पर Ag का रिडॉक्स पोटेंशियल दिया हुआ है +0.8, और Sn का भी दिया हुआ है -0.14। इन्होंने कहा है कि अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के हाफ सेल को अगर हम कनेक्ट करें, तो जो उससे सेल बनेगा उसका सेल पोटेंशियल क्या होगा। इसका मेन बहुत सिंपल था, हमारे पास एक फॉर्मूला है। उससे पहले हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जिस हाफ सेल का या जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वो बनता है कैथोड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं। और जिसकी वैल्यू कम होती है दूसरे से, वो बनता है एनोड। और ई ऑफ सेल कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि रिडक्शन पोटेंशियल, इस तरह से लिखना चाहिए था मुझे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड की वैल्यू है हमारी 0.8, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर जो भी इसकी वैल्यू है माइनस समेत वो आएगी -0.14। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वर अप्लाइड इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू स्टडी प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे। अगर हमें ये याद हो, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि जब हम कैथोड रे स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें जो प्रेशर है वो लो रखना होता है। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन सी भी। लेकिन जब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमें ये भी याद होगा कि हमें हाई वोल्टेज अराउंड 5,000 से 10,000 मे बी उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल रखना होता है। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 में द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वांटम थ्योरी की बात हो रही है। तो उसमें एनर्जी जो था, एनर्जी थी, मतलब हमने जो पढ़ा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके थी, फ्रीक्वेंसी। अगर ये स्टेटमेंट हमें याद है तो डायरेक्टली इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ये इनकरेक्ट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी ही डायरेक्टली करेक्ट होता है, क्योंकि डायरेक्टली लॉ ही यही है। तो हमें दूसरे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 11 में है इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक्स रेज आर प्रोड्यूस व्हेन रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद द, किससे स्ट्राइक करते हैं, एनोड से, और वो भी इसका जिसका लार्ज एटॉमिक मास हो। ठीक है, जब भी हमारे पास ये प्रोसेस स्टार्ट होता है एक्सरे बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में हमारे पास जो क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर आपको याद हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो आपको बताता है कि वो किस लेवल पे, किस एनर्जी लेवल पे, के शेल में, एल शेल में, एम शेल में रिवॉल्व करेगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एमसीक्यू नंबर। द बॉन्ड एनर्जी वैल्यू ऑफ एच एफ, एच सी एल, एच पी आर एंड एच आई। यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड एनर्जी जो का ट्रेंड दिखाया है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू एच एफ की है, क्योंकि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और फिर ग्रेजुअली साइज जो है हेलोजेंस का बड़ा होता चला जाता है, तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होती चली जाती है। तो ये सिंपल सा ट्रेंड है। अब उन्होंने आगे क्या पूछा है, दिस डिक्रीजिंग ट्रेंड इज ऑब्जर्व बिकॉज व्हेन मूविंग फ्रॉम एच एफ टू एच आई। पहला क्या है, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन बॉन्डेड एटम डिक्रीज। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि साइज बड़ा होने की वजह से जो है लेंथ बढ़ रही है। और उसके बाद क्या है, बॉन्ड स्टेबिलिटी बिटवीन बॉन्डेड एटम इंक्रीज, ये भी गलत है। ये तो उल्टा, जब हमारे बॉन्ड ही वीक होते जा रहे हैं तो फिर स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी। उसके बाद सी है, आयनिक करेक्टर बिटवीन बॉन्डेड एटम डिक्रीज। हाँ, ये इस सेंस में हो सकता है क्योंकि पोलैरिटी कम होती जा रही है, तो आयनिक करेक्टर जो है वो कम होता जा रहा है। और एक और काम भी करते हैं हम, जरा डी को भी जरा क्लियरली चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम इंक्रीजेज। ओहो, ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो कम होता है। यहाँ इन्होंने अपोजिट कह दिया, तो इसका मतलब है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के पोस्टुलेट में से गया लिया गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इन रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हमें याद हो, लॉन पेयर को सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, और लास्ट जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो बॉन्ड पेयर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, द कंपेयर टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताती है, क्या क्या नहीं बताती, ये ऑप्शंस में देखेंगे। डज नॉट एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल गलत है। यही तो हमें बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये बता देता है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा।
तो ये बिल्कुल अपोजिट बात हो जाती है। इसके बाद बी है गिव्स एन आइडिया अबाउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हाँ, ये बात करेक्ट हो सकती है, क्योंकि हम बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इसी थ्योरी की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सी और डी भी चेक कर लेते हैं। डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर या बिहेवियर, बल्कि ये भी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही सीखा था। यहाँ डज नॉट, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। और डिस्कस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड, ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पोस्टुलेट है, तो इसका मतलब है सिर्फ ऑप्शन बी ही करेक्ट है और एक ही होता है करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 16 में है अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग हो ऑफ एस एस ऑर्बिटल, एस पी ऑर्बिटल, हेड ऑन पी पी ऑर्बिटल एंड साइड वे पी पी ऑर्बिटल। अगर हमें याद हो क्लोरीन जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, या अगर हमें क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है जो कि 17 है, वो अगर हमें याद हो और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद आता है 3s3s2 और 3p5। जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जिसने केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है, वो पी ऑर्बिटल यानी कि p3pz में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो 3pz का ऑर्बिटल दूसरे 3pz के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, और चूंकि सिंगल बॉन्ड होगा तो हेड ऑन पीपी ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, द ऑप्शन दैट करेक्टली रिलेट्स बॉन्ड ऑर्डर टू द टाइप ऑफ बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, नाइट्रोजन का अगर हमें मॉलिक्यूल याद हो, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। लेकिन हम इसको चेक करेंगे। अगर आपको याद हो, इन ट्रिपल बॉन्ड्स में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये एक सिग्मा हो गया और दो पाई हो गए, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ व्हाट विल हैपन इफ द ब्लोन balloon is left inside a car at noon on a hot summer day। अगर आपको याद हो, चार्ल्स लॉ बेसिकली वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन शो करता है, जो कि डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इसमें बाकी तमाम फैक्टर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जिसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें, ये सब जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पर आपने इसको हॉट डे में यानी कि नून में बैलून को अंदर रख दिया है, मतलब इसका टेम्परेचर फिर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम जो है वो उसने बढ़ना है। अच्छा, ऑप्शन बी हो सकता है या डी हो सकता है। लेकिन इसके बाद इन्होंने प्रेशर की बात की है ना, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में, इफ फोर फ्लास्क कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट room temperature, then which flask will have the highest pressure। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिलेट किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा है ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बेसिकली वो चेंज नहीं हो रहे, तो मोल्स हमारे कांस्टेंट हो गए ना, ये हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो लेकिन हम यहाँ पर देखें, यहाँ वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो वॉल्यूम का फिर प्रेशर से जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो इनवर्स होता है। अगर आपको याद हो बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग, तो जहां सबसे कम वॉल्यूम होगा वहीं सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इस रिस्पेक्ट से करेक्ट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। ऑन अ केल्विन स्केल द टेम्परेचर 23 फॉरेनहाइट इज इक्वल टू इन। अच्छा, यहाँ हमें केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में चेंज करने के लिए हम पहले सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे। उसका सिंपल फॉर्मूला है कि फॉरेनहाइट स्केल की वैल्यू को माइनस करते हैं 32 से, डिवाइड करते हैं 1.8 से। 23 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइड बाय 1.8, इस पे आंसर आएगा -5। इस -5 में हम एवोगैड्रोस नंबर, सॉरी एवोगैड्रोस नहीं, केल्विन, एब्सोल्यूट केल्विन की वैल्यू ऐड करें, जो कि होती है 273.15। जब हम ये ऐड करेंगे तो अच्छा, ये -5 है, तो ये वैल्यू तो उल्टा कम होके 268
0.15 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स molar mass. If the density, temperature, pressure are known, then the molar mass of the substance can be calculated. This information is true if the substance is standard temperature and pressure is a। अच्छा, ये सारी बातें जो हमें की गई हैं, हमने ये जो फॉर्मूला डेंसिटी का फॉर्मूला या मास का या टेम्परेचर का जो फॉर्मूला लिया था वो बेसिकली ड्राइव हुआ था पीवी इज इक्वल टू एन आर टी के फॉर्मूले से, जिससे हमने डेंसिटी का फॉर्मूला भी निकाला था, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन था किसके, मोलर मास के। तो ये फॉर्मूला बेसिकली अगर आपको याद हो, ये जनरल गैस इक्वेशन से ड्राइव हुआ था। और इसका मतलब ये किस पे अप्लाई हुआ, गैस पे। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, gases are non-ideal at low temperature because the molecules of gas have। अच्छा, जब इनका टेम्परेचर लो होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, तो वो एक दूसरे के करीब होते हैं। तो जब वो करीब होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जब उनका यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से जब वो एक दूसरे के करीब होंगे तो वो दूसरे को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत बढ़ जाती हैं। इसका ऑप्शन डी होगा। इसकी एग्जांपल सिंपल वो जैसे आइस है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम उनका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो बेसिकली लिक्विड से सॉलिड में आता है। तो सॉलिड में हम जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जब भी तो वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है में नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ऐसा तो होता नहीं है। हाई काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर लो है। और फ्यू फ्रिक्वेंट कोलिजन, ये भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में द मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन created between instantaneous dipole and induced dipole is called। अच्छा, अगर हमें ये टर्मिनोलॉजी याद हो तमाम वंडरबॉल फोर्सेस की, ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल सिर्फ और सिर्फ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में ही क्रिएट होती हैं, क्योंकि ये सबसे वीक वंडरबॉल फोर्सेस होती है। ठीक है। क्योंकि ये टेम्परेरी हैं और सिर्फ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है द लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड कैन फॉर्म हेलिक्स बाय। अच्छा, अब अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें, अमाइनो एसिड बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो वो जो हीलिक्स है जो बनता है उसका डीएनए का, क्योंकि अमाइनो एसिड से प्रोटीन और प्रोटीन के मॉलिक्यूल बेसिकली आपस में जुड़ते हैं। खैर, मैंने ये डीएनए का वर्ड एक्स्ट्रा यूज कर दिया है, एक्चुअल में ये अमाइनो एसिड बेसिकली प्रोटीन्स बनाता है। और प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल आपस में, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मौजूद होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल ईथर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 442.2 torr while that of water is 43.9 torr। The vapor pressure of water is less because water has। अच्छा, अब किसी भी लिक्विड का जिसका वेपर प्रेशर लो होगा तो उसका बेसिकली रीजन ये होता है कि उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो हाई होती है। अगर हम वाटर की बात करें कि वाटर का वेपर प्रेशर लो है, और वाटर के अंदर हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर लो होता है। तो हमारे जो ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्शन सी करेक्ट है, कि इसी वजह से, क्योंकि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस वाटर के मॉलिक्यूल्स को इजीली एवोपरेट नहीं होने देते। लेकिन जब हम इथाइल ईथर, जो कि एक किस्म का नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसका जो होगा वेपर प्रेशर बहुत हाई होगा, क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होंगी या वीक होगी, या बल्कि उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 द लिक्विड क्रिस्टल इज द स्टेट ऑफ मैटर विच इज इन बिटवीन। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि लिक्विड क्रिस्टल प्योर लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान की स्टेट को कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द relationship between energy and intermolecular forces is that।
अच्छा, अब ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से हमारे पास जो इसका ऑप्शन बनता है वो, पहले ऑप्शन ए रीड करते हैं, लिक्विड विच with high boiling point exhibit strong intermolecular force of attraction। अभी जैसे पहले भी मैंने बात की कि वाटर की एग्जांपल की, कि जैसे वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है तो उनका वेपर प्रेशर लो होता है, और जिसका वेपर प्रेशर लो होता है उसका हाई मेल्टिंग, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, बाकी भी हम चेक करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट जो कंडीशन है वो एक के लिए सुटेबल है, बाकी हम चेक कर लेते हैं। सॉलिड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेल्ट एट लो टेम्परेचर, ये कैसे हो सकता है? जब उसमें स्ट्रॉन्ग है तो वो लो पे क्यों होगा? और इसके बाद, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड फेज इंक्रीजेस द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप सोचें कि सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं या कम हो जाती है, क्योंकि वो तो लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती हैं। उसके बाद, कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस फेज इंक्रीज। अच्छा, ये दोबारा आगे जब हम गैसेस स्टेट में जाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और कम हो जाती हैं, यहाँ पर भी अपोजिट बात हो रही है। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28। The student studied electrical conductivity in four different substances. He found one of these substances to be anisotropic as it show greater electrical conductivity in one direction than in another. Based on his study, the anisotropic substance must be। अच्छा, ये भी हमारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि हम मोस्टली ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी ये स्टडी करते हैं कि ग्रेफाइट इन लेयर्स में एग्जिस्ट करता है, और उसका एक साइड मतलब अक्रॉस द लेयर वो बैड कंडक्टर होता है और पैरेलल टू लेयर वो गुड कंडक्टर होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा एग्जाम्पल में दी जाती है एन आइसोट्रोपिक में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। K2SO4 एंड K2CrO4 आर आइसोमोर्फ्स। अच्छा, आइसोमोर्फ्स का मतलब क्या होता है? कि जिनकी क्रिस्टलाइन शेप सेम हो, हालांकि वो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। With orthorhombic crystalline forms because they both have the same। अच्छा, इन दोनों में सेम क्या चीज है? कैट आइन ऑफ 1A ग्रुप, नहीं ये नहीं होगा। कैट आइन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये भी नहीं है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो कभी भी सेम नहीं हो सकती, दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। टेट्राहीड्रल शेप ऑफ SO4 एंड CO4, हाँ, यहाँ जब शेप की बात आ जाती है तो ये ज्यादा सूटेबल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि शेप से ही हमारी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बनती हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30। द टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स आर। अच्छा, ये भी बहुत कॉमन सी एग्जांपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करता है, जो कि एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। एक शेप हमारी वो ट्राइगोनल शो करता है और दूसरी ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। Next, question number 31। The given crystalline system can be identified as। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ अल्फा, बीटा और गामा जो कि एंगल हैं तीनों 90 के बराबर हैं। अच्छा, सिर्फ दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, मतलब ए इज इक्वल टू बी, और जो हमारा सी है वो अनइक्वल है, वो लॉन्गर साइड है। तो ये जो शेप हमारी बनती है वो टेट्रागोनल शेप बनती है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो 31 का आंसर है वो बी आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 32 में हमें कहा जा रहा है NaCl एंड CS सीजियम फ्लोराइड हैव द सेम ज्योमेट्री बिकॉज। अच्छा, अगर आप इनका देखें दोनों का मोल रेशो, मतलब ये दोनों 1:1 है, रेशो दोनों के दरमियान सेम है। ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है क्योंकि ज्योमेट्री के इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला मास ऑफ द बोथ यूनिट इज द सेम, नहीं, फॉर्मूला मास तो डिफरेंट है। रेडियस रेशियो ऑफ द कैट आयन एंड एन आयन इज द सेम। ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, बाकी बाकी भी चेक करते हैं। द कैट आयन बिलोंग्स टू ग्रुप 1A इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेकंड ग्रुप में भी ऐसा हो सकता है।
एनाइन बिलोंग्स टू 7A, ये भी, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बस रेशो की बात होती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखते हैं। 33 में हमसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट will be the effect on the equilibrium constant when the concentration of the reactant is doubled in a reversible reaction। अगेन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है, अदरवाइज बाकी किसी फैक्टर को चेंज करने से ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इस लिहाज से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इस पे मिस्टेक करते हैं, ऑलरेडी जब हम इसको कांस्टेंट कह रहे हैं तो इसको तो चेंज ही नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि टेम्परेचर चेंज होने से ये चेंज हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34। इन 1 DM³ कंटेनर 3 मोल ऑफ N2O4 एंड 1.5 मोल्स ऑफ NO2 आर प्लेस टू गिव द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, हमें ऑलरेडी इन्होंने कंटेनर का वॉल्यूम दे दिया, मोल्स दे दिए, ताकि हम इसका क्यूसी कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी केसी तो इन्होंने दे दिया है। और हमें जो क्वेश्चन ऑप्शन में इन्होंने क्यूसी और केसी का रिलेशन दिया, तो क्यूसी निकालने के लिए जो भी कंडीशंस है, तो क्यूसी का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो क्या होगा, हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चाहिए, उसको डिवाइड करना है हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। अच्छा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल अपॉन DM³ आएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है NO2। NO2 के ऊपर हमारा स्क्वायर आएगा, ठीक है, और नीचे हमारा N2O4, क्योंकि इसके एक ही मोल है, इस पे कोई पावर नहीं आएगी। अच्छा, NO2 हमारा कितना है, NO2 की जो वैल्यू है हमारी, वो दी गई है 1.5। तो 1.5 का स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय ये 3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन से जो आंसर बनता है वो बनता है 0.75। अच्छा, यानी कि क्यूसी की वैल्यू, अगर मैं अब यहाँ पर क्यूसी की वैल्यू लिखूं, वो है 0.75, जो कि केसी की वैल्यू से बड़ी है। अच्छा, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन बी हो सकता है। अच्छा, अब अगर याद रखें कि क्यूसी की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये है कि अब हमारे रिएक्शन को बैकवर्ड आना चाह पड़ेगा, फिर जाके वो केसी बनाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द गिवन इक्विलिब्रियम सिस्टम। अच्छा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन गैस से, और वाटर गैस, मतलब वाटर वेपर्स बन रहे हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है। इफ द इक्विलिब्रियम इज टू बी शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन, then the two stresses that must be applied on this system। तो वन बाय वन एक एक को चेक करते हैं। रिएक्टेंट साइड पे अगर मैं इंक्रीज लाऊं, रिएक्टेंट साइड पे तो कभी भी अगर मैं इंक्रीज लाऊंगा तो हमारा फॉरवर्ड जाएगा। तो ऑप्शन ए और सी तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अब हम आते हैं डिक्रीज की तरफ, क्योंकि यहाँ क्योंकि हमें रिवर्स जाना है, तो हमें ये दोनों को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी, मतलब बी और डी दोनों हमारे फोकस में आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर आप आ जाते हैं प्रोडक्ट साइड पे, तो प्रोडक्ट साइड को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, मतलब यहाँ प्रोडक्ट साइड की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो प्रोडक्ट में जब हम बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट। ओके, देखें, अगर हम यहाँ पर गौर से देखें, ये जो फॉर्मूला है ए वाला, इस पे मुझे डाउट है, तो यही इनकरेक्ट है, क्योंकि के ए के बी से मल्टीप्लाई होता है, जबकि प्लस नहीं होता। बाकी के फॉर्मूले भी चेक करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि पी एच प्लस पी ओ एच 14 होता है, ये फॉर्मूला करेक्ट है। पी के ए प्लस पी के बी, हाँ, लॉगैरिथम जब लगा देंगे तो फिर प्लस का साइन आएगा, तो ये भी करेक्ट फॉर्मूला है। और पीएच, ये हमारा वो बफर सॉल्यूशन के पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल सही है। सिर्फ जो इनकरेक्ट फॉर्मूला है वो ए वाला है, तो मैंने इसलिए ए को ऑलरेडी मार्क कर दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37, इन द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एंड वाटर,
H2S एक्ट एज। अच्छा जरा इसका रिएक्शन भी लिख देते हैं। H2S जब H2O से रिएक्ट करेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन एटम के जो लॉन पेयर है वो इस H को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ जो H2S है वो एक एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, और क्योंकि इसने लॉन पेयर की मदद से इसको एक्सेप्ट किया है, तो ये एक लिविस एसिड के तौर पे वर्क करेगा। तो अगर मैं इस रिस्पेक्ट से देखता हूँ तो ये लेविस एसिड है। लेकिन एक और चीज ये कि H2S जो है रेडिली डिकम्पोज होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। तो अगर हम मार्किंग स्कीम में वैसे भी चेक करें तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है कि 100 cm³ of the aqueous solution of Fe2SO4 3 is prepared by dissolving 2 gram of it in water. The concentration of SO4 ions in the solution। इसका मतलब है पहले हमें Fe2SO3 की कंसंट्रेशन पता हो, और कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है कि हमें मोल्स को डिवाइड करना होता है वॉल्यूम इन dm³। ठीक है, तो मोल्स हमारे पास कैसे आएंगे, ये जो 2 ग्राम है इसको हमें डिवाइड करना होगा मोलर मास से, और इत्तेफाक से हमें मोलर मास इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, तो 400 आएगा। उसके बाद वॉल्यूम हमें इन्होंने दिया हुआ है 100, तो 100 को dm³ में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं तो जो हमारे पास मास यानी कि जो इसका कंसंट्रेशन आती है, ठीक है, वो आती है 0.05 मोल्स पर dm³। ठीक है, अब ये जो कंसंट्रेशन है ये किसकी है, ये हमारी Fe2SO4 थ्राइस की है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो हमारे पास 2 मोल्स बनेंगे Fe के, और 3 मोल्स बनेंगे हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख देता हूं मैं, SO4 के। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम इसको इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर बनना चाहिए वो ऑप्शन ए बनना चाहिए। ठीक है, इस लिहाज से जो हमारा 38 का आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अच्छा 39 में हमें क्या दिया हुआ है, द कंसीडर द गिवन सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम, द के बी एक्सप्रेशन। अच्छा ये एक बेस है जो कि वाटर से रिएक्ट करके आयनाइज होके ओ एच आयंस बना रहा है और H4। तो हमें बेसिकली के बी लिखना है। याद रखिएगा के ए के बी के एक्सप्रेशन में हम वाटर मॉलिक्यूल मेंशन शो ही नहीं करते, तो ऑप्शन बी और सी तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। और दूसरी बात ये कि प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आते हैं, यहाँ ऑप्शन ए में तो प्रोडक्ट ही नीचे है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें हमारी प्रोडक्ट ऊपर आएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों ऊपर आएंगी, डिवाइड होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखते हैं। ब्लड एंड पेंट आर क्लासिफाइड एज सोल बिकॉज द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम इन द दीज कोलाइडल सिस्टम। इसका हमारा जो है बहुत नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड होता है, दोनों ब्लड और पेंट के केस में। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, इन क्रायोस्कोपी द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज। अच्छा अब या तो हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद हो, अगर तो हमें ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो हम इसको डायरेक्टली जो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन सी बनता है। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को इसको ड्राइव करके भी बताऊंगा, ताकि मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट इसको याद नहीं कर पाते। तो जो फॉर्मूला ये ड्राइव हुआ था वो इस तरीके से कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलैलिटी के,
और जब ये डेल्टा टी इक्वल के साइन में, तो हमारे पास किस में चेंज होता है, के एफ इंटू एम। और एम बेसिकली जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है वो चेंज होता है किस में, हमारे पास पहले आता है मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। और नीचे हमारा होता है मोलर मास, जिसको हम MR कहते हैं, ठीक है। और वो मल्टीप्लाई होता है किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम W1 से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, सॉल्वेंट के लिए 1 यानी कि W1, और सॉल्यूट के लिए W2। अब अगर हम इसका MR का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, तो MR यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा MR। अच्छा, यहाँ इन्होंने MR को 2 से, क्योंकि हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, उसका नंबर 2 है, तो इसको M2 भी कह सकते हैं, तो M2 बराबर होगा, और डेल्टा टी उसकी जगह पर चला जाएगा, तो KF मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारा, 1000 हो जाएगा। और W2 भी ऊपर ही है हमारा, ये मैं लिखना भूल गया, नीचे आए ऊपर साथ ही आएगा। और डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय W1। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है याद तो आपको इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42, राउल्स लॉ का स्टेटमेंट नजर आ रहा है मुझे। द राउल्स इक्वेशन दैट शो द quantitative relationship between relative lowering of vapor pressure and mole fraction of the solute is। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली डी में ही हमें नजर आ रहा है, कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट को ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, और वो हमेशा इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है राउल्स लॉ का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्पर्जन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोलैलिटी। अभी हम ऊपर यही चीज डिस्कस कर रहे थे, वो क्रायोस्कोपिक था, उसमें भी वो भी मोलैलिटी के प्रोपोर्शन होता है, और ये भी मोलैलिटी के ही प्रोपोर्शन होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 44 क्वेश्चन है हमारा, द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक हमारा सॉलिड कैटलिस्ट के जरिए से यूज किया गया है। तो याद रखिएगा, कैटलाइसिस में हम पढ़ते हैं कि दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक होमोजेनस, एक हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट ये होते हैं कि जिनका जो स्टेट है वो डिफरेंट होता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन दैट 2A प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है 2C है द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ए का ऑर्डर 2 है और ओवरऑल ऑर्डर 3 है, तो अगर इसका ए का ऑर्डर 2 है तो फिर बी का 1 होगा, जब भी तो इसका ओवरऑल ऑर्डर 3 बन रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट से जो हमारी रेट लॉ बनता है वो सी बनता है, क्योंकि यहाँ अगर बी के पावर कोई पावर नहीं है तो 1 है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46, इन द गिवन एनर्जी डायग्राम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, ये जो हमारी लाइन जा रही है, ये लाइन विदाउट कैटलिस्ट कहलाती है। और जब जैसे ही बेसिकली कैटलिस्ट का काम क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और ये ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास ये जो हिस्सा होता है, ये हमारा कैटलिस्ट की एक्टिवेशन होता है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम एज अ होल एंड नॉट द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज। अच्छा, अब याद रखिएगा, यहाँ हम तमाम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जीज को ऐड कर रहे हैं और पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये बाय डेफिनेशन जो है इंटरनल एनर्जी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48, द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेज एंड बिकम मोर नेगेटिव व्हेन। अच्छा, अब जब अगर इसकी हम बात करते हैं कि ये कब होगा, याद रखिएगा कि जो लेटेस्ट एंथैल्पी उसी वक्त बढ़ती है जब हमारा आयनिक रेडियस छोटा होता जाता है, उससे क्या होता है कि चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस रिस्पेक्ट से ये दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम आयनिक चार्ज को कम करेंगे तो अगेन चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन हमें चार्ज बढ़ाना होगा, इस लिहाज से ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द गिवन रिएक्शन विद द नेगेटिव एंथैल्पी। अच्छा, ये एक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि नेगेटिव एंथैल्पी है। इन दिस रिएक्शन द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट। अच्छा, यहाँ एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म इन द हाइड्रोजन क्लोराइड, नहीं HCl में तो आयनिक बॉन्ड होता ही नहीं है।
द मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म देन आर ब्रोकन, इससे भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 10, क्योंकि हम कभी भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में ये नहीं कहते कि ज्यादा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं या कम हुए हैं, इसका कोई और लॉजिक है। सी है द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर, और रेट का भी एंथैल्पी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑप्शन डी ही बचता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेसर देन द रिएक्टेंट, हाँ ये सही है। उसकी वजह ये है कि जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो वो एनर्जी रिलीज करके होता है, तो रिएक्टेंट्स एनर्जी रिलीज करते हैं और वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो प्रोडक्ट आता है उसकी एनर्जी क्या होती है, बेसिकली प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। तो इस लिहाज से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन है हमारे पास अगर हमें याद हो, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है। तो ये लास्ट एमसीक्यूज का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। थैंक यू क्लास।